नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी क्लास रहेगी। ये क्लास नंबर 4 है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसके पहले भी 3 क्लासेज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया गया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। तो ध्यानपूर्वक इस क्लास में सभी को अटेंड करना है और टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और संभावित प्रश्न भी बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बार वर्ग-3 एग्जाम में हिंदी पेडागोजी में 15 से 15 मार्क्स अगर लाना है तो ये क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि क्यों सामना करते हैं कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, यह हिंदी बहुत कठिन भाषा है, यह प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही होना चाहिए। और आपके अकॉर्डिंग क्या सही है आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक करके शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? जी हाँ, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है और फीडबैक करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ साथियों, भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली से आप सभी लोग जुड़े हैं। ये आपका अपना फैमिली है, टीचर्स फैमिली है, आपका अपना परिवार है। ये अध्यापक अध्यापिकाओं का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। शिक्षा जगत की बात करते हैं, शिक्षा हित में बात की जाती है, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। तो भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? आपका कमेंट आ चुका है और राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। जी हाँ दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि होती है जिसको मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी दूरी बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल दिया जाता है, वह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? मान लीजिए कोई बच्चा है, एडमिशन लेता है आपकी कक्षा में और उसको भाषा सीखना है, तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, शिक्षक के अकॉर्डिंग क्या होगा? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण? तो सबसे पहले क्या जरूर, कोई भी चीज़ सीखना है तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होगा वह वातावरण इम्पॉर्टेंट होता है, यानी समृद्ध भाषिक वातावरण। सीखने के लिए वातावरण इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ना है, शोरगुल हो रहा है तो आपको मन नहीं लगता पढ़ने में। अगर अच्छा शांत वातावरण रहेगा तो पढ़ने में अच्छा मन लगता है। इसलिए सुबह और शाम का, क्योंकि सुबह भी माइंड फ्रेश रहता है और रात में भी लगभग दिन में बहुत हलचल रहती है। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले किस प्रकार के होते हैं? अपनी भाषा के नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं? ये MP टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? वह अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों की नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे, या उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है?
तो एक शिक्षक के रूप में आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? ये कोई भी बच्ची है जो अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। फर्स्ट ऑप्शन नहीं दे रहा है आंसर, क्योंकि सभी के लिए मातृभाषा का सम्मान किया जाएगा। क्योंकि बच्चा आ रहा है तो उसको मातृभाषा ही पहले सीखता है। बच्चा पहले क्या बोलेगा? मातृभाषा ही बोलेगा। जहाँ से बच्चा आ रहा है उस वातावरण जो चीज़ें भाषा होगी, बोली होगी, वही बोलेगा या बोलेंगे। प्राथमिक स्तर पर साथियों आपके शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक अर्थात फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम पूछा जा रहा है। अंग्रेजी, उर्दू, बच्चे की मातृभाषा हिंदी होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं बच्चे किस वातावरण से आ रहे हैं? अपनी मातृभाषा के वातावरण से आ रहे हैं। तो कैसे सीखेंगे? ज़्यादातर मातृभाषा में ही सीखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? ये एमपी टेट वर्ग 3 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्यों होते हैं? लेकिन बच्चे यहाँ वहाँ घूमने भी जाते हैं, समाज हमारा है, रिलेशन है, रिलेटिव में जाते हैं, कई सारे चीज़ें होते हैं, गांव शहर में बच्चे घूमते हैं, तो बहुभाषिक बच्चे होते हैं। जो बच्चे सीखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम हिंदी बोलते हैं लेकिन कुछ शब्द हिंदी नहीं होते, अंग्रेजी होते हैं। कुछ शब्द हम हिंदी बोलते हैं लेकिन वह हिंदी नहीं होते, वह शुद्ध संस्कृत होते हैं या अन्य भाषा भी होती है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चे क्या हो गए? बहुभाषिक पर आ जाते हैं। अगला, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पहला बिंदु है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल होनी चाहिए या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है तो उस समय आप जिस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में, कि हिंदी भाषा के वैविध्य रूप उसमें शामिल हों। कौन सा? वैविध्यपूर्ण जो है उसमें रूप में शामिल होना चाहिए। और अगला प्रश्न, हिंदी की बात हुई है, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात हुई, पेडागॉजी का चॉम्स्की का प्रश्न आया, ऐसा हो नहीं सकता। तो चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये चॉम्स्की का एमपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? ये 2018 में नोट कर लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। तो चॉम्स्की के अनुसार जो कथन सही होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि बच्चों के भाषा सीखने में जन्मजात क्षमता होती है। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई एक ही ऑप्शन में। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, ये गलत है, सीमित नहीं होती, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, तो ऐसा नहीं कि जरूरी शब्द नहीं। अगला हमारा कथन क्या कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता की जन्मजात क्षमता होती है। ये आपका आया हुआ प्रश्न है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जन्मजात क्षमता, ये शब्द याद रखिएगा, फिर से पूछा जाएगा, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, शब्द कहानी के साथ कोई स्टेटमेंट के साथ पूछा जा सकता है, बट पूछा जाएगा। अगला, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर? सभी कमेंट कीजिएगा, सभी मेरे शिक्षक बंधु, सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा के अस्तित्व और विकास के क्या बाहर नहीं आ सकता है? परिवार आएगा, साहित्य आएगा, विद्यालय आएगा, लेकिन समाज, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं आ सकता है, समाज के अंदर ही रहेगा। इसके बाद आपके बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन होता है, भाषा की परीक्षा होती है, अभिवृत्ति होती है या शिक्षक का रवैया होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय भाषा सीखना है, प्रथम भाषा नहीं, यहाँ पे द्वितीय भाषा सीखना है। इसके संदर्भ में वो भी सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है। द्वितीय भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कम, तो सब लोग जानते हैं सबसे पहले अभिवृत्ति होती है, फिर भाषा की परीक्षा होगी, लेकिन अभिभावक से प्राप्त जो प्रोत्साहन होता है जो द्वितीय भाषा में सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा।
शिक्षक का रवैया भी इम्पोर्टेंट होता है द्वितीय भाषा सीखने में, कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। भाषा की परीक्षा भी हो सकती है, लेकिन अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन जो है, प्रोत्साहन जो शब्द आता है ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है। कोई भी चीज़ सीखने में अगर आपको प्रोत्साहन मिल रही तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर लाती है, आपके अंदर एनर्जी लाती है, आपके अंदर उस चीज़ को करने को जज्बा लाती है। तो प्रोत्साहन भी ज़रूरी होता है। और अक्सर जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आपने सुना होगा, मेरा समाज मोहल्ले में बोला जाता है, अक्सर उसके माता पिता बोलते हैं बच्चा ऐसा मेरा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है, मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मिठाई बांटते हैं, ये चीज़ें करते हैं, वो प्रोत्साहन होता है। वो प्रोत्साहन दूसरे बच्चों को साथ होता है। जो सक्सेस हो जाता है तो दूसरे माता पिता देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो वो भी मेहनत करते हैं। तो प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या होता है? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना या भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में जो प्रकार परक पक्ष बल देने का आशय हो जाता है, मतलब क्षमता के आकलन मतलब भाषा प्रयोग पर बल देना। अगर हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन पर बल दिया जा रहा है वो भी प्रकारात्मक पक्ष में, तो फिर भाषा प्रयोग पर बल देना हो जाए। सभी लोग समझ गए? आई होप। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, टीटी फैमिली से जुड़े रहिए और सिलेक्शन 101% पाइए। साथियों, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस प्रकार होती है? ये जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है वह गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, या बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित अगर कोई कक्षा होगी तो कहीं ना कहीं वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि समग्र भाषा वहाँ पे समझ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर बच्चे क्या होते हैं? मान लीजिए नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए और आपके गांव के ही जो विद्यालय है उसमें कुछ लोग आते हैं कि मेरे बच्चे का दाखिला कर लीजिए, एडमिशन कर लीजिए। तो पहली कक्षा में प्रवेश के पहले आमतौर बच्चे जो आएगा वह क्या होगा? पठन लेखन में दक्ष होता है, स्व अभिव्यक्ति जानता है, या भाषा के व्याकरणिक नियमक जानता है, या तुतला कर बोलता है? तो तुतला कर बोलना एक निगेटिविटी हो जाएगी, पेडागॉजी में निगेटिव माना जाएगा। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर जो है आमतौर पे बच्चा क्या होता है? स्व अभिव्यक्ति जानता है। क्या जानता है? स्व अभिव्यक्ति के रूप में बच्चा जानता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार? तो आप सभी लोग जानते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास का जो अर्थ हो जाता है, मतलब बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास हो पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार हो जाए। क्षमता और अधिकार, क्षमता और कुशलता, ये चीज़ ध्यान दीजिए। कुशलता भी पॉजिटिव और क्षमता भी है। अधिकार पॉजिटिव नहीं यहाँ पे, लेकिन कुशलता और अनुकरण मतलब बच्चा सीख रहा है, और क्षमता के अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, फीडबैक आप सभी लोगों को करना है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक अगर कोई कक्षा है, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग जो है वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक अगर कोई कक्षा है तो इस प्रकार की कक्षा में क्लास में बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान के साथ देते हुए उसके मानक भाषा से परिचय भी कराना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न।
अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है? ऐसी विधि बताइए जो मातृभाषा के दूरी मध्यस्थ मतलब बिना दूरी बनाए दूसरी भाषा को सीखी जा सके। तो हम एक प्रश्न कर चुके हैं, वह हमारी प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, रिपीट हुआ प्रश्न, तो ध्यानपूर्वक समझना है। बता भी चुके हैं, फिर भी आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, यही चीज़ें थोड़ा कमियां देखने को मिलती हैं आप लोगों में, और इस कमी को उजागर करना है, यानी इस कमी को दूर भगाना है। अपने माइंड की मेमोरी में इन कमियों को दूर के साथ जो चीज़ें सही वो सेव कर लेना है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, ये भी आया हुआ प्रश्न है। व्याघात शब्द ध्यान दीजिएगा। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, नहीं होता है, पूर्ण रूप से होता है या होता है। तो व्याघात जो शब्द, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी भ्रमित हो जाते हैं। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है? वह आंशिक रूप से ही होता है। किस प्रकार से होता है? आंशिक रूप में होता है। आइए बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की किसी विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। सूत्र विधि, व्याकरण, अनुवाद, प्रत्यक्ष। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है वर्ग 3 की दृष्टि से। तो भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता वह कहलाती प्रत्यक्ष विधि। सूत्र विधि, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, इन तीनों को मध्यस्थ रखा जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग भाषा के शिक्षक बनेंगे, तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, एक अध्यापक अध्यापिका के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा कि पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर, जहाँ पे अवसर दिखे समझ जाइए पॉजिटिव, हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अवसर प्रदान करना, ये देख लेना नहीं और ना शब्द भर न लिखा हो, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास हमने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आइए एक मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, या किसका मानना है? मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये वर्ग 3 में भी आया हुआ प्रश्न है, वर्ग 2 में भी आया हुआ प्रश्न है, या आपके CTET में आया हुआ प्रश्न है, या आपके UPTET में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, किसका मानना, ये आपको कमेंट करके बताना, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। और 20 में से आप लोगों ने कितना सही आंसर किया, जो हमने इस क्लास में 4th क्लासेज किया, और बाकी प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो प्लेलिस्ट जाइए, कभी भी क्लास के क्वेश्चन को ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दोबारा तिबारा जब भी देखना हो आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रहित में TT फैमिली, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। और साथ ही साथ हमारी हिंदी की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, और हिंदी के टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। स्क्रीन पर मैं इमेज दे दूंगा, तो आप ठीक है 9630689598 इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको हिंदी की नोट्स प्राप्त हो जाएगी। और ये टॉपर नोट्स केवल 99 में आपको प्राप्त हो रही है, जहाँ पे आपके ग्रामर के इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेंगे, साथ ही साथ आपके पेडागॉजी जो कंसेप्ट पूछी जाती, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी बेफालतू यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता, वही आपको टॉपर नोट्स में कंबाइंड किया गया है। और इस टॉपर नोट्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जो टॉपर नोट्स हमारे प्रोवाइड होती, जिनको उनको ग्रुप बनाया जाता है, फिर एडिशनल चीज़ें जो भी होती उनको शेयर किया जाता है। तो सभी लोग प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और इस बार बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ हमारा टारगेट है आपका 120 पाना 150 में से, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।